हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए यूजीसी नेट 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। मैं 50 क्वेश्चन का एनालिसिस वीडियो लेके आ चुकी हूँ, जो कि आप सभी ने बहुत सारे लोगों ने देखा है और बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आया, उन्होंने कमेंट किया और उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस वाले वीडियो जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में इस चीज पे खास ख्याल रखा है कि एग्जाम ओरिएंटेड आप लोगों को टॉपिक क्लियर किया जाए कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस चीज पे फोकस करी हूँ आप लोगों को समझाने की। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज का 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ये, दक्कन के बलूतेदारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, बलूतेदार ग्राम सेवक और शिल्पकार थे। तो ये सही बात है, क्योंकि बलूतेदार जो थे वो ग्राम सेवक और शिल्पकार दोनों होते थे। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, वतनदार बलूतेदार के पास गांव में काम करने और पारिश्रमिक प्राप्त करने का अस्थायी अधिकार था। तो ये भी सही है। ऊपरी बलूतेदार यानी कि उप बलूतेदार के पास गांव में अस्थायी अधिकार नहीं थे और वे प्रवासी थे। तो ये बात भी सही है। ऊपरी बलूतेदार जो होते थे वो अस्थायी नहीं होते थे, लेकिन जो बलूतेदार होते थे वो अस्थायी होते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी। चलिए 52 क्वेश्चन देखते हैं। तमिल क्षेत्र में दक्षिण हस्त यानी कि राइट हैंड और वाम हस्त यानी कि लेफ्ट हैंड समूह को क्रमशः इरिंगई और वलिंगई के नाम से जाना जाता था। तो देखते हैं क्या ये सही है। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूह में गैर कृषक जातियां जैसे कि शिल्पकार और ऊंची जातियां शामिल थे। तो ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, दक्षिण हस्त और वाम हस्त दोनों समूह ने अस्पृश्यों मुख्य रूप से परइयों को अपने समूह से बाहर रखा। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी और सी। चलिए 53 क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेरशाह ने अपने पूर्ववर्ती काल के मिश्रित धातु के प्रचलित सिक्कों की जगह चांदी और तांबे के समान वजन के नए सिक्के ढलवाए। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, उसने माप तौल के मानकीकरण के भी कुछ प्रयास किए थे। ये भी सही है। शेरशाह सूरी एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो इस टॉपिक को आप सभी पढ़ के जाइए एग्जाम में। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, उसके साम्राज्य में माल पर सिर्फ 2 बार कर देना होता था, एक प्रवेश के स्थान पर और दूसरा बिक्री के स्थान पर। तो ये बिल्कुल सही बात है। शेरशाह सूरी के टाइम में 2 बार कर देना पड़ता था। उसने अनेक सराय बनवाई जो सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए थे। तो ये जो है, उन्होंने अनेक सराय बनाई थी, ये बात बिल्कुल सही है, बट ये सिर्फ और सिर्फ यात्रियों के आराम के लिए थी, ये गलत है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर डी अगर एलिमिनेट करते हैं तो वैसे ही आंसर निकल जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि तीनों में ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। 54 क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वित्त प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, मुगल भारत में एक विकसित वित्तीय साख प्रणाली मौजूद थी, हुंडियों का प्रयोग बहुप्रचलित था, बीमा की कोई प्रणाली नहीं थी, इसलिए परिवहन के दौरान सामान की क्षति का जोखिम बहुत ज्यादा बना रहता था। तो ये गलत है, क्योंकि बीमा की प्रणाली उस टाइम थी। अगर माल की रास्ते में कोई क्षति होती थी तो उसका पूर्ति मुगल शासकों के द्वारा किया जाता, क्षतिपूर्ति। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी सही है। साख प्रणाली थी, हुंडी का भी प्रचलित था, बहु प्रचलित था,
और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, समान ढलाई अपने आप में महंगी थी, जो स्वायत्त सरदार और बागियों के मांगों के संदर्भ में उसे और जोखिम वाला बना देता। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर ए। 55 क्वेश्चन देखते हैं। चोखा मेला के बारे में है कि क्या चोखा मेला के बारे में कौन सा कथन सही है। चोखा मेला एक वारकरी संत थे, ये बिल्कुल सही बात है। उनकी कविताओं में विट्ठल के प्रति भक्ति व्यक्त की गई, ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, विट्ठल के महान उपासक होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि का निर्माण पंढरपुर स्थित विट्ठल मंदिर के अंदर किया गया। ये गलत बात है, क्योंकि मंदिर के अंदर नहीं, बाहर किया गया था, मंदिर के बाहर किया गया था। तो इसको आप बस एक वर्ड से ये क्वेश्चन पूरा सही या गलत पे डिपेंड करता है। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और बी। चलिए 56 क्वेश्चन देखते हैं। जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल की थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण थे, ये बिल्कुल सही है। अबुल हसन एक छवि चित्रकार थे, बिल्कुल सही है। गोवर्धन साधु संत और संगीतज्ञों के फकीरों के चित्र बनाने में निपुण थे, ये भी सही है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जहांगीर ने अपने चित्रकारों को उपाधियां भी दी थी, और वो उपाधि बहुत एग्जाम में आता है। मंसूर को उपाधि दी गई थी नादिर ए अस्र। मंसूर को उपाधि दी गई थी नादिर ए अस्र। और अबुल हसन को दिया था नादिर ए जहां। नादिर ए जहां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन आता है, वन लाइनर क्वेश्चन में कभी कभी ये आ जाता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। 57 देखते हैं। उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो इसका देख लीजिए। ब्रितानी प्रशासकों ने रेल मार्ग के तेज निर्माण और भारत के विदेश व्यापार को भारत की समृद्धि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया, तो ये सही है। राष्ट्रवादियों के लिए घरेलू उद्योग, विदेशी व्यापार और रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास को दर्शाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। राष्ट्रवादियों ने इस तथ्य पर जोर दिया कि व्यय ब्रिटिश साम्राज्य की आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है, तो ये तो सही है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन परिणाम स्वरूप वह भारतीय लोगों में समृद्धि भी लाया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उनका मानना था कि उनके कार्यों से भारतीयों का बेड़ा गर्क हो रहा है, कि वो उनमें कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ए और बी एक ही ऑप्शन में है, तो उस हिसाब से हम आंसर को, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा, बट डी भी देख लेते हैं। 1905 तक धन निर्गमन ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि उससे पहले ही ये सिद्धांत इंडियन नेशनल कांग्रेस का कार्यक्रम का हिस्सा बन चुका था। चलिए 58 क्वेश्चन देखते हैं। विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों और उनके समाचार पत्र के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तारकनाथ दास सर्कुलर आजादी, रामनाथ पुरी फ्री हिंदुस्तान। तो देखिए तारकनाथ दास का है फ्री हिंदुस्तान, रामनाथ पुरी का है सर्कुलर आजादी, और ये जो है ऑप्शन सी ये सही है। श्यामजी कृष्ण वर्मा का है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तो ये बिल्कुल सही है, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और
डी, क्योंकि इसमें रॉन्ग पूछा है, कौन सा रॉन्ग मैच है, तो ये भी रॉन्ग मैच है। चलिए 59 क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, आगरा और लाहौर ने अपना बहुत सारा वैभव खो दिया। ऑप्शन नंबर बी, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना ब्रिटिश काल में महत्वपूर्ण हो गया। ऑप्शन नंबर सी, बम्बई का विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन मुगल वास्तुशैली के आधार पर बनाया गया। और ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, सीए बैली के अनुसार 1720 के दशक के मध्य गंगा के क्षेत्र में छोटे कस्बों का काफी विस्तार हुआ। तो इसका ये जो है दिल्ली, आगरा और लाहौर, ये अपने बहुत सारा वैभव खो चुका था, तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। बाकी ये दोनों जो है वो गलत है। इन्होंने अपने महत्व को खो नहीं दिया था, महत्व को बढ़ा दिया था, तो बट इसलिए ये गलत हो जाता है और ये भी गलत है। इसकी शैली मुगल शैली नहीं थी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और डी 3। 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर, मुंशी प्रेमचंद और उनकी कृति के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन नंबर ए, दलित को स्वतंत्र और पहचान योग्य पात्रों के रूप में चित्रित करने वाले शुरुआती लेखकों में से प्रेमचंद्र एक थे जो पात्र की गरीबी भी दर्शाते थे, तो ये सही है। प्रेमचंद्र अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन थे, ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि वो अपने टाइम में वो संवेदनशील थे। उन्होंने अपने गद्य और पद्य में सामाजिक और राजनीतिक बारे में संवेदनशीलता दिखाई थी। तो उसके बाद देखते हैं, प्रेमचंद सामाजिक बुराई और देश की गुलामी की स्थितियों दोनों के लिए चिंतित थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। उनकी अंतिम और अत्यंत प्रसिद्ध कहानियों में से एक कफन पहले 1935 में हिंदी में प्रकाशित हुई थी और बाद में उर्दू में, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 61 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए, 1948 के भाषाई प्रदेश आयोग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नाइनटीन 1952 में पोटी श्री रामालू ने पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन किया। ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन कानून काफी बाद में 1968 में पारित किया गया। पंजाब के मामले में अकाली दल और हिंदू दक्षिणपंथी शाखा ने एक दूसरे का समर्थन किया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे का समर्थन नहीं किया था, और ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1956 में हुआ था और जो कि 8 में पारित हुआ, और ये सही हो जाएगा। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी रॉन्ग आंसर है, सॉरी। और ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही है। 1952 में पोटी श्री रामालू ने पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन किया था, और इस आमरण अनशन के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसी के बाद आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर बनाया गया, पहला राज्य बनता है, और जिसके बाद देश में भाषाई आधार पर राज्य बनने के लिए बहुत ज्यादा आंदोलन और विद्रोह होने लगा था, और जिसे दबाने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और ई। तो ये देखिए कहाँ है, 4 में। 62 देखते हैं। गांधी के सत्याग्रह की अवधारणा के संबंध में कौन से कथन सही है? गांधी के लिए सत्याग्रह का उद्देश्य पूर्वाग्रह, दुर्भावना, मतंधता, दंभ और स्वार्थपरता की बाधाओं को भेदना, तो ये सही बात है। गांधी ने सत्याग्रह के प्रभाव को कष्ट साध्य प्रेम के आध्यात्मिक प्रभाव के रूप में समझाया है,
तो ये भी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। गांधी सत्याग्रह को अपने विरोधी को अपमानित करने का सबसे बड़ा हथियार, ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी का मानना था कि किसी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वह अपने विरोधी को भी कभी अपमानित नहीं करेंगे, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे और उनके लिए कोई भी हिंसक कार्य नहीं करेंगे। उनका ऐसा मानना था, चाहे उन्हें कितना ही अपमानित क्यों ना होना पड़े। तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। गांधी का राजनीतिक यथार्थ बोध अनेक नैतिक आदर्शों पर भारी पड़ा और इसके दावे के उलट उनके सत्याग्रह हमेशा शुद्ध रूप से आध्यात्मिक प्रकृति के नहीं रहे। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं 63 क्वेश्चन। निजामुल मुल्क के मराठों के संबंध के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, 1710 से 1715 के बीच दक्कन के वायसराय के रूप में निजामुल मुल्क ने दक्कन के लिए चौथ और सरदेशमुखी के मराठा दाव का प्रतिरोध किया। तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर निकल के आ जाता है। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। सैयदों के खिलाफ अपने सफल विद्रोह के बाद निजामुल मुल्क ने दक्कन का चौथ और सरदेशमुखी मराठाओं को देने के शाही प्रमाण को सम्मान दिया। ये सही है। जनवरी 1721 में बाजीराव से उसने पहली मुलाकात की। ये भी सही है। मराठाओं और निजामुल मुल्क के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा कर्नाटक था। ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी सही हो जाएगा। चलिए 64 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 17वीं सदी के किन संस्कृत विद्वानों का संबंध मुगल बादशाह शाहजहां से था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी और सी, जगन्नाथ पंडितराज और कविंद्राचार्य सरस्वती। शांतिचंद और पद्म सुंदरा ये इसका राइट आंसर नहीं है। चलिए 65 देखते हैं। ऐतिहासिक लेखन में व्याख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऐतिहासिक पद्धति की आवश्यक चरण के रूप में व्याख्या का स्थान आलोचना तथा उद्घाटन के परे जान पड़ता है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। विवेचनात्मक निर्णय के लिए यह जानना जितनी बड़ी चुनौती है कि किसी दस्तावेज का क्या अर्थ है, उतनी ही बड़ी यह भी है कि उसे कब और किसने लिखा और क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। ऐतिहासिक आंकड़ों का साहित्यिक प्रतिपादन बहुत हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि कोई उसकी व्याख्या कैसे करता है। तथ्यात्मक व्याख्या का संबंध दस्तावेज के तथ्यों से होता है, शब्दों से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए देखते हैं इसका। देखते हैं मुल्लई हो जाएगा, इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन है। मुल्लई का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पशुचारण, और पल्लई का हो जाएगा शुष्क भूमि, कुरुंची का हो जाएगा आपका पर्वतीय भूमि, और मरुदम का हो जाएगा ये नदी स्थान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है और ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, आप लोग मिलान कर सकते हैं, ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये थोड़ा नया क्वेश्चन था और डीप क्वेश्चन है। इसी तरह अब एग्जाम में बहुत डीप क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। देखिए मिलान करते हैं इसको। मैं जब एग्जाम दी थी मेरे को एक ही याद था और वो था अंबिका और नेमिनाथ, तो हम एक ही से मिलान किए थे। चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं। सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए सी का सेकंड एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सिद्धायिका का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 महावीर, और चक्रेश्वरी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आदिनाथ, और पद्मावती का हो जाएगा पौ से पद्मावती और पौ से पार्श्वनाथ। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ऐसे भी याद रहता है, आप लोग याद कर सकते हैं। हम तो ऐसे भी कभी कभी याद करते हैं क्योंकि बहुत हिस्ट्री इतना वास्ट है कि हर चीजों को एकदम लाइन बाय लाइन याद करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो ऐसे भी याद रखती हूँ,
पी पद्मावती और पी पार्श्वनाथ। एग्जाम में घबराहट में भी गलत ना होने के चांसेस रहते हैं। चलिए देखते हैं 68 क्वेश्चन। ये बुक है और बुक के राइटर है, लेखक और धर्मशास्त्र है, उनको मिलान करना है। चलिए देखते हैं। भट्ट लक्ष्मीधर, इसका हो जाएगा कृत कल्पतरु। देवन्न भट्ट, इसका हो जाएगा आपका स्मृति चंद्रिका। हिमाद्री का हो जाएगा चतुर्वर्ग चिंतामणि और श्रीधर का हो जाएगा अस्मृतार्थ सार। अस्मृतार्थ सार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सेकंड। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निजामी ए अंजुम, ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, हिंदू फलित ज्योतिष। तुहफतुल हिंद, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, हिंद छंद शास्त्र और अलंकार। दविस्तान ए मजाहिब, आप लोग ना बुक का नाम कैसे याद कर सकते हैं? तो मिडाइवल पीरियड का जितना बुक का नाम होता है, जब मैं आप एक कॉपी एक पेज ले सकते हैं, याद करने का मैं तरीका बताती हूँ। आप आई होप आप सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो आप लोग हिस्ट्री के लिए एक क्या कीजिए ना, एक मिडाइवल के लिए और एक एंशिएंट के लिए और एक मॉडर्न के लिए पेज रखिए, और जब मैं करवाती हूँ तो उसमें जब मिडाइवल का बुक का नाम आए तो उसको उसमें लिखना है, और एंशिएंट का आए तो उसमें और मॉडर्न का आए तो उसमें, और उसको एक बार याद करिए बैठ के। तो आप उसको अपने डेस्क के सामने भी चिपका सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा बहुत। दविस्तान ए मजाहिब, ये इसका हो जाएगा आपका सी का 4, भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय। रिसाला मिकदारिया, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तत्कालिक माप तौल से संबंधित। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का हो जाएगा आपका, ये पूछा है मुगल शासक और कुल जमा में हासिल का अनुमानित हिस्सा। हासिल खालिसा का, इसमें कुल जमा में खालिसा का अनुमानित हिस्सा। तो खालिसा भूमि जानते हैं जिसपे कि सीधा शासक का नियंत्रण होता है, उसे खालिसा भूमि कहा जाता है। और खालिसा भूमि का जो कर होता है वो डायरेक्ट खजाने में जाता है। तो चलिए देखते हैं। अकबर जो लेता था वो था 1/5, और जहांगीर का था आपका 1/20, और शाहजहां का था 1/7, और औरंगजेब का था 1/4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। मैं आप सभी के लिए रोज वीडियो लाती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप लोग का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आऊंगी, और बहुत ज्यादा जो आपके यूजीसी नेट के लिए बेनिफिशियल होगा, और हिस्ट्री आप लोगों को बहुत आसानी से इजिली समझ आ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।